नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में चल रहे मंदिर मस्जिद के केसेस में बड़ा फैसला किया। लोअर कोर्ट फिलहाल मंदिर मस्जिद से जुड़े केसेस के मामलों में कोई अंतरिम या फाइनल फैसला नहीं सुना पाएंगे। कहीं किसी मस्जिद के सर्वे का आदेश नहीं दे पाएंगे। फिलहाल मंदिर मस्जिद को लेकर कोई नया केस किसी कोर्ट में शुरू नहीं हो पाएगा। जो पुराने केसेस चल रहे हैं उनमें लोअर कोर्ट सुनवाई कर सकती है, लेकिन कोई आदेश नहीं दे सकती। आज सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो पिटीशन फाइल की गई थी उन पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है और अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद के विवादों में लोअर कोर्ट को कोई ऑर्डर पास करने से रोक दिया। हालांकि पिटीशनर्स ने मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह, धार में भोजशाला विवाद, जौनपुर की अटाला मस्जिद का विवाद, अजमेर में ख्वाजा की दरगाह में शिवलिंग का विवाद, ऐसे 18 केसेस में लोअर कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की कार्रवाई पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, पर लोअर कोर्ट को आदेश दे दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक इस तरह के किसी मामले में कोई इफेक्टिव ऑर्डर, प्रभावी आदेश न दें। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के केस में केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में अपना पक्ष पेश करना है। उसके अगले 4 हफ्तों में पिटीशनर्स को केंद्र सरकार के पक्ष का जवाब देने का अवसर मिलेगा। यानी कम से कम अगले 2 महीनों तक मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े जो विवाद हैं, जो केसेस हैं, उन पर ब्रेक बना रहेगा। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अपनी बड़ी जीत बता रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो किया है, यह आदेश कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का मतलब क्या है? क्या यह मंदिर मस्जिद विवादों को खत्म करने की दिशा में पहला कदम है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इन विवादों से क्या नाता है? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या था, कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा और इस पर दोनों पक्षों ने कैसे रिएक्ट किया। आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इन दोनों बातों पर सुनवाई हुई। कई हिंदू पक्षकारों ने इस एक्ट की धारा 3 और 4 को रद्द करने की पिटीशन फाइल की है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने काशी, मथुरा, संभल, अजमेर, जौनपुर और धार की भोजशाला जैसे 18 मामलों की कार्रवाई पर, प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि चीफ जस्टिस की बेंच ने देश की अलग अलग अदालतों में चल रहे मस्जिदों और दरगाहों के मुकदमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर केंद्र सरकार 4 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखे और इस मामले की अगली सुनवाई तक लोअर कोर्ट अपने यहां पेंडिंग मामलों में कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास न करे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो हिंदू पक्ष का भी पिटीशन था, जो सेक्शन 3 और 4 है, उसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष का पिटीशन था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को इम्प्लीमेंट किया जाए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्ष की दलीलें आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज के अपने आदेश में कहा है कि इस सारे मामले की सुनवाई अगली तारीख पर होगी, लेकिन उन्होंने एक आज आदेश पारित किया कि नए सूट रजिस्टर नहीं किए जाएंगे जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इन्वॉल्व होता हो। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो सूट रजिस्टर हो गया है वो सूट तो चलेगी, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इंट्रीम ऑर्डर, कोई अदालत जहां ये सूट पेंडिंग है, जो मुस्लिम पक्ष ने कहा 18 सूट टोटल पेंडिंग है, उसमें कोई इंट्रीम ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में पहली पिटीशन बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने 2020 में दायर की थी। अश्विनी उपाध्याय ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कुछ प्रावधानों को संविधान के खिलाफ बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा था,
लेकिन सरकार ने अब तक एफिडेविट फाइल नहीं किया। इस बीच जमीयत उलमा हिंद, संभल की जामा मस्जिद कमेटी और रजा एकेडमी जैसे कई मुस्लिम संगठनों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग करते हुए पिटीशन फाइल कर दी। आज इन सभी पिटीशन पर एक साथ सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्षकारों ने खुशी जाहिर की। कोर्ट के आदेश को संविधान की जीत बताया। आज जो ऑर्डर पास हुआ है वो, मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, संविधानिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा जजमेंट पास हुआ है। इसलिए नहीं कि ये जजमेंट हमें फेवर कर रही है या मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के केस को फेवर कर रही है टेम्पररीली, क्योंकि अभी कोई फाइनल ऑर्डर तो पास नहीं हुआ है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जब एक इशू सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यही कहा कि जब एक इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो वो निचली अदालतें उसी इशू को कैसे डिसाइड कर सकती हैं। तो जैसा जहां है वैसा रुकेगा, कोई सर्वे का ऑर्डर नहीं होगा, कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं होगा और कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं होगा और कोई नई सूट भी फाइल नहीं किया जाएगा। ये ठीक ऑर्डर इसलिए भी है कि देखिए आप कि ये 1991 से एक्ट आया था, तो ना कोई दूसरे साइड ने जल्दी दिखाई, ना कोई ऐसा कोई आसमान तो नहीं गिर जाएगा ना अगर थोड़े दिन इंतजार कर लिया जाएगा इस जजमेंट के फाइनल डिसाइड होने का। एक बात। दूसरी बात ये, जब आप बहुत लालची हो जाते हैं ना, आप जब हर धार्मिक स्थल के नीचे कुछ और तलाश करने लगते हैं, और तो आपको फिर एक अंग्रेजी में कहावत है ना, व्हेन यू चू मोर देन यू कैन ईट, तो वो भी हो गया कि जब हर जगह ही शुरू कर दिया तो आदरणीय उच्चतम न्यायालय को भी मजबूर होकर ऐसा ऑर्डर तो पास करना पड़ा। इस मामले में जमीयत उलमा हिंद भी एक पिटिशनर है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले से सर्वे का नया रास्ता खोल दिया था। इस वजह से पूरे देश में इस तरह के केसेस की आंधी सी आ गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से न्याय का भरोसा पैदा हुआ है। मौलाना मदनी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है अब सरकार भी अदालत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सपोर्ट करेगी ताकि मंदिर मस्जिद के झगड़े खत्म हो सके। जमीयत उलमा सबसे पहले इस मसले के अंदर गई थी और अपने इसी एहसास को लेकर गई थी कि सन 91 के अंदर कानून बना था, उसमें बाबरी मस्जिद को अलग कर दिया गया था। बड़ी अजीब और गरीब बात है कि चीफ जस्टिस ने अपने फैसले के अंदर, उन्होंने एक शिक इस फैसले के अंदर छोड़ दी कि सर्वे किया जा सकता है। हिंदुस्तान की फिरका परस्त ज़हनियत ने उस मसले को लेकर एक वबाल खड़ा कर दिया। जहाँ जाइए मस्जिदों के ऊपर यही है कि भाई इसके अंदर हमारा भगवान है, इसलिए इस मस्जिद को गिराया जाए और इसका सर्वे किया जाए। हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि आज ये फैसला आया, अगरचे अभी आखिरी फैसला नहीं है, लेकिन जो भी फैसला है उसने इस चलती हुई आंधी को ठहरा दिया। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन सरकार का फैसला उस कानून के 91 के हक में आएगा, इसलिए कि वो खुद पार्लियामेंट का फैसला है। पार्लियामेंट का फैसला, मैं नहीं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर ऐसी अनारकी है कि पार्लियामेंट के फैसले को फिर सरकार खुद पार्लियामेंट के अंदर उसको ख़त्म कर देगी। ये मेरी समझ में नहीं आती है बात कि मुल्क इस जगह पहुँच गया है। पिछले महीने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भी मंदिर बताकर सर्वे की मांग की गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सभी मामलों पर स्टे लगा दिया तो दरगाह के खादिमों ने इसका स्वागत किया। नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो ख्वाजा का ही कमाल है। बहुत अच्छी एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छी पहल है। इससे देश के सामाजिक और धार्मिक जो सद्भावना है, मैं समझता हूँ उसको बहुत मजबूती मिलेगी। मैं वेलकम करता हूँ इस डिसीजन का। ये एक तरह से कह सकते हैं हमारे मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमन की नई पहल शुरू की गई है और जितने गरीब नवाज के चाहने वाले हैं मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह की जिंदा करामात है कि देखिए आए दिन कभी किसी मस्जिद पे उंगली उठाई जा रही थी, कभी किसी धार्मिक स्थल पर उठाया था, और इस बार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए गरीब नवाज की बारगाह पे उंगली उठाई गई थी। तो ये अल्लाह के वली हैं, इनकी करामात 800 साल पहले भी जाहिर हुई थी और अभी भी हुई है कि इंशाअल्लाह ताला पूरे देश का मामला एक जगह ही अब सुनवाई हेतु निहित कर दिया गया है।
हालांकि इस केस के सबसे पहले पिटिशनर अश्विनी उपाध्याय ने कहा, कोई कानून देश के नागरिकों को अदालत का दरवाजा खटखटाने से कैसे रोक सकता है। इसीलिए वो चाहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द किया जाए। आज सुनवाई के दौरान अश्विनी उपाध्याय ने सर्वे की फ्रेश पिटीशन पर स्टे लगाने और लोअर कोर्ट्स में चल रहे केसेस में ऑर्डर जारी करने पर रोक लगाने का विरोध किया। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया, सिर्फ ओरल ऑब्जर्वेशन दिया है। इसलिए जहां सर्वे का आदेश हो चुका है वहां सर्वे हो सकता है। एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। ये पूजा स्थल कानून है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। ये कानून कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी यही कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मुगलों ने आके यहाँ रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि जो पुराना जो ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर था उसको रिस्टोर किया जाए। अभी तक रोक नहीं लगाई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन दिया, हमने उसका विरोध किया है। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहा है कि बिना आप मेरिट को देखे हुए सीधे एक जनरल स्टे कर देना ठीक नहीं है। दूसरी पक्ष का यह कहना था कि जो भारत में इस समय 18 मंदिरों का सर्वे चल रहा है उसको रोक दिया जाए। हमारा यह कहना है कि जहां जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसके पक्ष यहां आए ही नहीं है। और वैसे भी सीपीसी के अंतर्गत अगर कोई ऑर्डर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आप कानून को बाईपास नहीं कर सकते कि ऑर्डर हो रखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दे। चाहे भद्रकाली हो, चाहे अटाला हो, चाहे वो हरिहर मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भोजशाला हो, वहां के जो पक्षकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही नहीं है और उनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना भी नहीं चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लिया है। सुनने के बाद उन्होंने ओपन कोर्ट में कोई ऑर्डर नहीं पास किया है। लेकिन ओवैसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मंदिर मस्जिद के नए झगड़े खड़े नहीं होंगे। ओवैसी ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाने का मकसद एक ही था कि मंदिर मस्जिद के नाम पर होने वाली हिंसा खत्म हो। ओवैसी ने उम्मीद जताई कि अब मोदी सरकार भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अपना स्टैंड क्लियर करेगी और ये रोज रोज के विवाद बंद होंगे। ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ है, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही है अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और ये अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग। जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं ख़ासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहां पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। अब तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है, तो जाहिर है लोअर कोर्ट्स को सुनना पड़ेगा। अभी अलग अलग वकील सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, कानूनी दावपेचों की बात कर रहे हैं, धाराएं कोट कर रहे हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यह कहता है कि 1947 में जिस धार्मिक स्थान का जो कैरेक्टर था वो बरकरार रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। यानी जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा। क्योंकि ज्ञानवापी केस में लोअर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, उसके बाद अचानक इस तरह के मामलों की बाढ़ सी आ गई। मथुरा के अलावा धार की भोजशाला में सर्वे का आदेश दिया गया, फिर संभल में भी सर्वे का आदेश पिटीशन फाइल होने के 2 घंटे के भीतर आ गया। इस चक्कर में संभल में हिंसा हुई, 5 लोगों की जान चली गई। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह को लेकर पिटीशन फाइल हो गई। विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने कह दिया कि उन्होंने ऐसे केसेस की कम से कम दर्जन भर फाइलें तैयार की हुई हैं। इसीलिए मुस्लिम पक्षकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से आज उन्हें राहत मिली। अब कम से कम जब तक सुप्रीम कोर्ट 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी पर फाइनल फैसला नहीं करता, तब तक तो इस तरह के विवादों पर रोक बनी रहेगी। और भरोसा करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगा जिसके बाद हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने का सिलसिला और मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर सियासी हंगामा
हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। हालांकि आजकल राजनीति में मंदिर मस्जिद से ज्यादा हॉट इशू जॉर्ज सोरोस बन गए हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम आज भी पार्लियामेंट में गूंजा। आज भी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ। इसकी वजह से राज्यसभा में तो कोई कामकाज नहीं हो पाया। लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के शोर शराबे और नारेबाजी के बीच चलती रही, लेकिन मुद्दा यहां भी जॉर्ज सोरोस ही रहे। आज निशिकांत दुबे ने फिर जॉर्ज सोरोस के इशू पर राहुल गांधी से 5 डायरेक्ट सवाल पूछे। हालांकि जैसे निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया तो कांग्रेस के मेंबर्स नारेबाजी करने लगे, हंगामा करते हुए वेल में आ गए। लेकिन निशिकांत दुबे ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के रिश्तों के ठोस सबूत हैं। जॉर्ज सोरोस कांग्रेस की सरकार के वक्त भारत आया। उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% शेयर खरीदे, पैसा कमाया। अब कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि जॉर्ज सोरोस ने जो पैसा भारत में कमाया उसका कितना हिस्सा किसको मिला। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में जॉर्ज सोरोस के संगठन के लोग शामिल थे। जॉर्ज सोरोस भारत में अस्थिरता पैदा करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए अब कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि जॉर्ज सोरोस के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है। सबसे पहला सवाल यह है कि एफडीएल एपी जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? दूसरा सर, नाम्बियर कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है 150 करोड़ का घोटाला सैम पित्रोदा ने किया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का वो चेयरमैन है, वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है, जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको यूएसएड पैसा देती है, और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सैम पित्रोदा देता है। ये खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है? तीसरा सर, 2004 में सोरोस यहां आया, 2009 में सोरोस यहां आया। उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% स्टेक लिया। 2010 से लेके 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। वो गांधी फैमिली से मिला। सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? मेरा चौथा सवाल सर, राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। सोरोस जो है मनोज भार्गव, हंस फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन और किंग एंड टच के साथ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है? मनोज भार्गव के साथ राहुल गांधी फाउंडेशन का रिश्ता क्या है? हंस फाउंडेशन के साथ राहुल गांधी का रिश्ता क्या है? सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है? पांचवा सर, मेरा पांचवा सवाल सर, कि सोरोस ने फॉरेन वर्ड्स, फ्रेश वर्क, सॉग फंड, एस्पेडा फंड, इस तरह के फंड बनाए। वो सारे कांग्रेस के 300 लोगों को, कांग्रेस पार्टी के 300 लोगों को उसने जो है स्टार्टअप के नाम पर पैसा दिया है। ये 300 लोग कौन है और गांधी परिवार के साथ उनका क्या संबंध है? कांग्रेस की तरफ से जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। गौरव गोगोई ने कहा, 0 आवर में लॉटरी के जरिए बोलने का मौका मिलता है। एक बार जो विषय उठ जाए वो दोबारा नहीं उठ सकता। तो फिर निशिकांत दुबे को रोज रोज मौका कैसे मिल रहा है और वो रोज रोज एक ही इशू कैसे उठा रहे हैं? स्पीकर को इसका जवाब देना चाहिए। जॉर्ज सोरोस भाजपा के विफलताओं को छुपाने का सुरक्षा कवच बन चुका है और इसीलिए एक ही विषय पर बार बार 0 आवर में उल्लेखित होना उसी का प्रमाण है, उसी का सबूत है। पार्लियामेंट का कानून ये कहता है कि जब एक बार विषय 0 आवर में उठ जाता है
तो उस विषय को दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाजपा के एक लोकसभा सदस्य को बार बार उसी विषय को उठाने के लिए हर दिन उसको 0 आवर में अवसर मिल रहा है, और उसने पिछले हफ्ते इस विषय को उठाया भी। जिस विषय को उन्होंने उठाया आज दोबारा उनको उठाने का अवसर मिला। तो क्या पार्लियामेंट के कानून भाजपा पे लागू नहीं है? क्या स्पीकर और चेयर से जो नसीहत मिलती है वो सिर्फ विपक्ष के लिए है? क्या चेयर निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है? ये गंभीर सवाल हम उठा रहे हैं। चूंकि जॉर्ज सोरोस का मुद्दा सबसे पहले निशिकांत दुबे ने ही उठाया था, वो इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं, इसलिए निशिकांत दुबे कांग्रेस के निशाने पर हैं। आज सुबह सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले एनएसयूआई के 10-15 कार्यकर्ता निशिकांत दुबे के घर के सामने इकट्ठा हो गए। उस वक्त निशिकांत दुबे संसद जाने के लिए निकल रहे थे। एनएसयूआई के लोगों ने मोदी अडानी के खिलाफ नारेबाजी की, निशिकांत दुबे को प्लेकार्ड दिखाए, उन्हें गुलाब का फूल देने की कोशिश की। निशिकांत दुबे ने भी इस प्रोटेस्ट का बुरा नहीं माना। वो हंसते हुए घर से बाहर आए, विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई और कहा कि ब्रेकफास्ट का इंतजाम भी है, घर आए हो तो नाश्ता करके जाना। आप कितने लोग आओगे बता देना, क्योंकि सबके नाश्ते का भी व्यवस्था करूंगा मैं। आप लोग कितने लोग आओगे बता देना। आप लोग कितने लोग आओगे बता देना, उसके हम लोगों को नाश्ता पानी। आप कितने लोग आओगे बता देना, क्योंकि सबके नाश्ते का भी व्यवस्था करूंगा मैं। जब निशिकांत दुबे के घर के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त पार्लियामेंट में कांग्रेस के सांसद भी मोदी और अडानी की फोटो लेकर नारे लगा रहे थे। विपक्ष के सांसद आज प्रोटेस्ट के दौरान प्लेकार्ड लेकर आए थे, जिसमें लिखा था, देश बिकने नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस से प्रोटेस्ट से बीजेपी के नेताओं के रुख पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जेपी नड्डा ने कहा, जो बात जॉर्ज सोरोस कहते हैं वही बात राहुल गांधी दोहराते हैं, ये संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग है। नड्डा ने कहा कि जॉर्ज सोरोस खुद ये कह चुके हैं कि वो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इसके लिए फंडिंग कर रहे हैं। सोनिया गांधी उनकी संस्था में को चेयरपर्सन है। कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस से फंड मिलता है, इसलिए देश को जानने का हक है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज ये जो जॉर्ज सोरोस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मैं वर्तमान व्यवस्था को डिस्टर्ब करूंगा, जो कहता है कि मैं मोदी जी की गवर्नमेंट को पदच्युत करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए मैं फंडिंग करूंगा, उनके साथ सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है, ये देश जानना चाहता है। वैसे नड्डा की बात सही है कि जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई बार बयान दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी को खत्म करना है तो अडानी को टारगेट करना होगा। मुझे याद है पिछले साल जर्मनी में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि अगर मोदी कमजोर होंगे तभी भारत में लोकतंत्र दोबारा मजबूत होगा। मोदी को कमजोर करना है तो अडानी को कमजोर करना होगा। जॉर्ज सोरोस का यह बयान मैंने उस वक्त आज की बात में आपको सुनवाया था, लेकिन अब राहुल गांधी की जो बातें सामने आ रही हैं उन्हें सुनकर लगता है कि जैसे वो जॉर्ज सोरोस के बयान को हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहे हों। मैं आपको दोनों के बयान सुनवाता हूं, एक साथ सुनवाता हूं, तो आपको भी सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा। इंडिया, मोदी एंड बिजनेस टाइकून अडानी आर क्लोज एलाइज। नरेंद्र मोदी और अडानी जी एक हैं। इंडिया में अडानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। Significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much needed institutional reforms. ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे
इसको समझा देंगे। जब हम जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के अलग अलग बयानों को, अलग अलग समय पर दिए गई बातों को एक साथ सुनते हैं तो सारा खेल समझ में आ जाता है। जो बात जॉर्ज सोरोस दुनिया के अलग अलग देशों में कहते हैं, वही बात राहुल गांधी हिंदी में दोहराते हैं। दोनों के निशाने पर गौतम अडानी का बिजनेस है। दोनों मानते हैं वो मोदी को हटाने के काम में लगे हुए हैं। दोनों का दावा है कि मोदी को कमजोर करना है तो अडानी को निशाना बनाना जरूरी है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के निशाने पर सेम लोग हैं। दोनों की बातों का अंदाज सेम है, दोनों का मकसद सेम है। इन दोनों के बयान एक साथ देखने के बाद कोई भी समझ जाएगा कि सोरोस और राहुल के बीच रिश्ता कितना गहरा है। निशिकांत दुबे ने अपने सवालों में इसी बात को कंफर्म किया है और कांग्रेस ने अभी तक निशिकांत के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता कई सालों से रहा है, पुराना रिश्ता है। चिंता की बात यह कि यह मामला सिर्फ पॉलिटिकल तकरार का नहीं है, यह सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है। जॉर्ज सोरोस का मकसद भारत में अराजकता पैदा करना है, भारत में अस्थिरता पैदा करना है। और यह बात कांग्रेस के नेताओं को समझनी चाहिए कि मोदी का विरोध हो सकता है, अडानी पर सवाल उठाए जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपसी राइवलरी में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं लेनी चाहिए जो भारत का दुश्मन है। आज पार्लियामेंट से एक और बड़ी खबर आई। विरोधी दलों के सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तैयार कर लिया। 50 सांसद इस पर साइन भी कर चुके हैं और जल्दी ही औपचारिक तौर पर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन का नोटिस दे दिया जाएगा। जस्टिस शेखर यादव ने पिछले संडे को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कंट्रोवर्शियल कमेंट किए थे। उन्होंने कहा था देश मेजॉरिटी की इच्छा के मुताबिक चलेगा और मुस्लिम समाज को लेकर उन्होंने कई उल्टी सीधी बातें कही थी। जस्टिस यादव का बयान मैंने आपको आज की बात में दिखाया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया। लेकिन विरोधी दलों के नेता जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाएंगे। पता यह लगा कि राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस मोशन को इनिशिएट किया है। आरजेडी के मेंबर मनोज झा ने कहा जस्टिस शेखर यादव का बयान संविधान के खिलाफ है, न्याय व्यवस्था पर शक पैदा करता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कहा ऐसे जजेस के खिलाफ पार्लियामेंट से सख्त मैसेज देना जरूरी है। वो एंटी मुस्लिम मत कहिए, एंटी इंडिया रिमार्क भारतवर्ष की जो हमारी सभ्यता रही उसके खिलाफ था। तो जाहिर तौर पर तकरीबन 50 सांसदों ने हस्ताक्षर किया। एक संदेश तो जाना ही चाहिए कि ऐसे लोग इन ओहदों पे पहुंचते कैसे और उनके जजमेंट को भी खंगालना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जस्टिस शेखर यादव के बयानों का सपोर्ट किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जस्टिस शेखर यादव ने अपना कमेंट कोर्ट में नहीं बल्कि एक प्राइवेट फंक्शन में दिया है। कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, लेकिन विरोधी दल उनके बयानों को मुद्दा बनाकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं जो कामयाब नहीं होंगी। जो शेखर यादव जी माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो बयान दिया है वो बयान 200% सही है और उस बयान में ये देखने की जरूरत थी कि वो कहाँ दे रहे थे, किस मंच पर दे रहे थे। वो विश्व हिंदू परिषद के मंच पे दे रहे थे। क्या मैं पैदा लेते ही मंत्री बन गया कि पैदा लिया जिस कौम में, जिस समाज में उसके प्रति मेरे अंदर दर्द पीड़ा नहीं होगी। वो एक सही मंच था। वो पैदा लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए और वो अगर इजलास पे बोले होते तब बात समझ में आती है। अगर हम मंत्री के पद पर बैठ करके, हमारे सामने ओवैसी आए, पूरे टीम लेकर के आए डिपार्टमेंट में, उनकी बात को सुना, उस पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ।
अगर मैं वहां कोई बदतमीजी करता तो ये बदतमीजी था। शेखर यादव जी, माननीय न्यायाधीश महोदय ने कोई कोर्ट में नहीं ऐसी बात कही है, इसलिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वही चेहरे। मुझे लगता है शेखर यादव का बयान किसी नजरिए से सही नहीं था। किसी एक जज के इस तरह के आचरण से पूरी न्यायपालिका बदनाम होती है, पूरा सिस्टम शक के दायरे में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जस्टिस शेखर यादव के बयान का, उनके व्यवहार का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर रहा है, इसलिए विरोधी दलों के सांसद जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इंपीचमेंट का नोटिस लाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते तो बेहतर होता, क्योंकि मुद्दा राजनीति का नहीं है। यह सही है कि संविधान में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए इंपीचमेंट का प्रोविजन है, लेकिन यह अंतिम विकल्प होता है। जजों के बारे में फैसला नेताओं के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जज करें, यह सबके लिए अच्छा होगा। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट की मीटिंग में लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने इसका प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इस प्रपोजल को मंत्रियों के सामने डिटेल में बताया और इसके बाद कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दिखा दी। पता चला कि अगले हफ्ते सरकार इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। सरकार चाहती है इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों में कंसेंसस हो, इसलिए इस बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कोविंद कमेटी ने सितंबर में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया था। कमेटी ने सिफारिश की है कि लोकसभा और सारे राज्यों के असेंबली इलेक्शन एक साथ हों। इसके 100 दिन के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी करा लिए जाएं। सरकार की मंशा 2029 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की है। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान के आर्टिकल 82A में संशोधन करना होगा, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ खत्म हो सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसका स्वागत किया। हिमंता आज ओडिशा में थे, इसलिए उन्होंने वहीं का एग्जाम्पल दिया। हिमंता ने कहा कि ओडिशा में चुनाव लोकसभा के साथ ही हो गए, इसलिए अगले 5 साल तक यहां विकास का काम बिना रुकावट के होगा। लेकिन असम में इस साल लोकसभा चुनाव हुए, आचार संहिता लगी। अब 2026 में फिर विधानसभा चुनाव होंगे और सारे डेवलपमेंट के काम रुक जाएंगे। ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है, लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूँ और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। लेकिन विरोधी दल वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा यह प्रस्ताव लोकतंत्र के खिलाफ है, प्रैक्टिकल नहीं है, फेडरलिज्म को खत्म करने और रीजनल पार्टीज को कुचलने के लिए लाया जा रहा है। इसका वो पूरी ताकत से विरोध करेंगे। अखिलेश यादव ने भी इसे बीजेपी की साजिश और लोकतंत्र विरोधी बताया। कांग्रेस ने प्रस्ताव पर सवाल तो नहीं उठाया, लेकिन पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा किया। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट की धुंधली होती है, जिस प्रकार से ईवीएम मशीन को लेकर लोगों का प्रश्न है, जिस प्रकार से पोलिंग कोड के वायलेशन होते रहते हैं पर चुनाव आयोग कुछ करता नहीं। चुनाव आयोग के कमिश्नर्स पहले सुप्रीम कोर्ट का एक भूमिका होती थी, अब वो भी भूमिका नहीं है। तो पूरे भारत के चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में लोगों के मन में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर ये वन नेशन वन इलेक्शन में नहीं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन क्यों? जब प्रधानमंत्री मोदी जी को जब मुनासिब होता है तो 2 राज्यों के निर्वाचन एक ही महीने में करते हैं, और जब उनको मुनासिब नहीं होता तो अलग अलग महीने में करते हैं। तो
कोई उनके सरकार के पास कोई तर्क नहीं है और तर्कहीन बातें वो रख रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी भी इस बिल के विरोध में है। संजय सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू ही नहीं हो सकता, यह संविधान के खिलाफ है। संजय सिंह ने कहा अगर यह लागू हो गया तो किसी सरकार को 5 साल तक हटाया नहीं जा सकेगा। सरकार बनाए रखने के लिए गलत तरीके अपनाए जाएंगे। मनमर्जी की सरकार बनेगी, इसी को तानाशाही कहते हैं। कि वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए संभव नहीं है कि भारत के संविधान के तहत कोई भी सरकार 5 साल के लिए जनता उसको वोट देके चुनती है। बीच में अगर वो सरकार गिर जाती है किसी कारणों से, संख्या नहीं होती सरकार के पास, तो वहां पर दोबारा चुनाव होता है। आप उसको कैसे पूरा करेंगे? कैसे आप क्या किसी सरकार का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मुझे तो लगता है कि अगर ऐसे कानून हो जाएंगे तो देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी। जो सरकार बन गई वो फिर 5 साल तक हट नहीं सकती, क्योंकि आप 5 साल में एक बार ही चुनाव कराना चाहते हैं। अगर किसी सरकार के खिलाफ असंतोष है, उसके पास संख्या बल नहीं है, तब भी वो सरकार चलती रहेगी। कैसे चलेगी? खरीद फरोख्त करके। और इस मामले में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से आगे तो कोई जा नहीं सकता। लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन वक्त की जरूरत है। शिवराज सिंह ने कहा अगर सिर्फ इस साल लोकसभा चुनाव में 81 दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में 54 दिन और महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव में 39 दिन आचार संहिता लगी रही, साल के कुल 365 दिनों में देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव की वजह से कुल 174 दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से विकास के काम रुके रहे। शिवराज सिंह ने कहा वो जब से केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं तब से अपना काम ठीक से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और उन्हें कैंपेन में जाना पड़ता है। इसलिए अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं तो सबका भला होगा। अब हम हैं तो कृषि मंत्री, चुनाव आ गए तो 3 महीना लगातार चुनाव के प्रचार में लगे रहे, पार्टी के कार्यकर्ता भेज दिया तो अब उसमें देखो समय नष्ट होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सारे विकास के काम ठप। कराओ चुनाव और फिर नई नई घोषणाएं करना पड़ती है कि मैं ये दे दूंगा, हम ये दे देंगे। जन कल्याणकारी काम पीछे रह जाते हैं और केवल इतने नहीं, भारी खर्चा होता है। चुनाव आयोग भी खर्चा करता है तो जनता का पैसा तो है वो, और फिर राजनीतिक दल भी खर्चा करते हैं। कितना समय नष्ट होता है। अब दूसरे राज्य में चुनाव होंगे नायब जी, तो हरियाणा के अधिकारी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बन के चले जाएंगे। यहाँ का काम आपका 2-3 महीने ठप हो जाएगा, वो वहां जाके चुनाव करवाएंगे। तो इसमें केवल विनाश ही विनाश है, समय का अपव्यय, धन का अपव्यय, हमारे विकास को अवरोध करता है ये चुनाव हमेशा होने वाला। और इसलिए संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसके लिए जन जागरण हमको करना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इन सारे तर्कों को बेतुका बताया। ओवैसी ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, राज्यों के खिलाफ है, रीजनल पार्टीज के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा जब लोकसभा के साथ विधानसभा और लोकल बॉडी इलेक्शन भी होंगे तो नेशनल इश्यूज ही हावी रहेंगे, लोकल इश्यूज पर कोई बात नहीं होगी, रीजनल पार्टियों को इसका नुकसान होगा और बीजेपी यही चाहती है। ये भारत के फेडरलिज्म के खिलाफ है जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और स्टेट्स जो है ना वो कोई पोटेंटेट्स नहीं है, एक स्टेट एक अलहदा बाज़ाब्ता इंडिपेंडेंट यूनिट है। और तीसरा ये है कि पैसे बचेंगे, क्या पैसे कैसे बचेंगे? पैसे तो अलॉट होते हैं हर इलेक्शन चुनाव के लिए। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से डेवलपमेंट, झूठ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही तो था जिसकी वजह से आप रोकता नहीं आपको। और अगर हर 6 महीने में चुनाव होगा तो जनता का फायदा होगा ना इसमें। तो ये जो वन नेशन इलेक्शन है ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है। और इससे होगा क्या कि जितने रीजनल पार्टीज हैं कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि लोकल विधानसभा के चुनाव में इशू अलग होगा,
पार्लियामेंट के चुनाव में इलेक्शन मुद्दा अलग होगा, फिर लोकल बॉडीज में अलग होगा। इन सब को एक साथ कराना ये बिल्कुल गलत है। और फिर ये बात बताइए, अगर कोई स्टेट में गवर्नमेंट गिर जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है, आप कौन होते बोलने के लिए कि भाई वो सिर्फ 3 साल रहेगी या 2 साल रहेगी? कोई भी सरकार 3-2 साल में काम कर पाएगी? ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्टी बीजेपी चाहती है कि कभी लोकल इश्यूज ना बने और एक बहाना बना रही है, पैसे बच जाएंगे, इकोनॉमी का फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये रीजनल पार्टीज को और अपने अथॉरिटेरियन रूल को जारी रखने के लिए ये फैसला लिया गया। मुझे लगता है विरोधी दलों के जो नेता वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं, वो भी अपने दिल में जानते हैं कि यह फैसला सही है, देश के भले के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है। लेकिन इन विरोध करने वालों को शक है। उन्हें लगता है अगर नरेंद्र मोदी एक साथ सारे चुनाव कराना चाहते हैं तो ये बीजेपी के फायदे के लिए होगा। ज्यादातर नेता ये सोच ही नहीं पाते कि कोई कभी पार्टी हित से ऊपर उठकर फैसला कर भी सकता है। कोई नहीं कह सकता एक साथ चुनाव होने से किसका फायदा होगा। असल में तो मोदी एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन अगर देश के हित में ऐसा रिस्क लेना है तो वो मोदी ही ले सकते हैं, ये अब तक का रिकॉर्ड बताता है। वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला 35 साल पहले हो जाना चाहिए था, जब सरकारें गिरनी शुरू हुई, जब पार्टियां टूटनी शुरू हुई, जब बार बार चुनाव होने लगे। अगर उस समय की सरकारों ने थोड़ी भी दूरदर्शिता दिखाई होती तो आज ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। अब तो हर 6-8 महीने में चुनाव होते हैं, सरकारों के काम रुकते हैं, मुफ्त का माल बांटा जाता है और नुकसान जनता का होता है। इसीलिए यह फैसला देश हित में है। इसको जितना जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सके उतना ही अच्छा होगा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद आज पहली बार शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात हुई। अजीत पवार दिल्ली में चाचा शरद पवार को बधाई देने उनके घर पहुंचे। असल में आज शरद राव का बर्थडे है। आज शरद पवार 84 साल के हो गए। हर साल शरद पवार के जन्मदिन पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है। परिवार के सारे मेंबर्स दिल्ली पहुंच चुके थे, लेकिन सबके मन में सवाल था, क्या अजीत दादा आएंगे या नहीं। अजीत पवार पूरे परिवार के साथ पहुंचे। शरद पवार ने समर्थकों के साथ तलवार से केक काटा। अजीत पवार के साथ उनकी पत्नी सुनित्रा पवार, बेटा पार्थ पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी थे। दरवाजे पर सुप्रिया सुले ने अजीत पवार का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार को गले लगा लिया। इंटरेस्टिंग बात यह कि जिस वक्त अजीत पवार वहां पहुंचे तब वहां उनके भतीजे योगेंद्र पवार और रोहित पवार भी मौजूद थे। अजीत पवार और शरद पवार के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अजीत पवार ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, इस मीटिंग का कोई सियासी मतलब नहीं है। साहब का 12 दिसंबर को बर्थडे रहता है, हमेशा उनको मिलते हैं 12 दिसंबर को। उसी हिसाब से आज आए थे उनको विश करने के लिए, उनको दर्शन लेने। चाचा भतीजा एक साथ आएंगे, लोग उम्मीद कर रहे हैं। अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़कर हारने वाले उनके भतीजे योगेंद्र पवार भी आज शरद पवार के घर पर ही मौजूद थे। योगेंद्र पवार ने कहा, चुनाव की बात चुनाव के साथ खत्म हो गई। अब परिवार के सब लोग एक हैं, साथ साथ हैं। जैसे पहले मिलते थे वैसे ही अब मिल रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, जो हमारी पंजी है, ग्रेट ग्रैंडमदर, उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी कि विचार अलग हो सकते हैं पर परिवार में कुछ ऐसा राजनीति लाना नहीं चाहिए। और इसलिए अभी पवार साहब वो ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है, दादा के वो चाचा है और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए अजीत दादा आए और उनसे मिले। हर साल ऐसे ही करते हैं, इसी साल भी हम सब इधर आके पवार साहब का आशीर्वाद लेंगे। रोहित पवार ने कहा, यह संयोग है कि आज पूरा परिवार दिल्ली में था, सब ने मिलकर शरद पवार का बर्थडे सेलिब्रेट किया। रोहित पवार ने कहा, यह खुशी का मौका था। अजीत पवार ने कहा, यहां आकर अपने परिवार की परंपरा को जिंदा रखा है और यह बड़ी बात है और पूरा परिवार
इस परंपरा को कायम रखेगा। पवार साहब दिल्ली में थे, अजय दादा दिल्ली में थे और आज पवार साहब का 85th बर्थडे है, तो कोइंसिडेंस था। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो हमारी संस्कृति होती है, उस संस्कृति में हम सब जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं वो बाजू रखते हुए जो हमारा फैमिली रिलेशन है या ट्रेडिशन है वो वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे अजीत दादा आए, उनके साथ उनकी वाइफ हमारी काकी वहाँ पे आई थी, मेरा भाई आया था और उनके साथ अलग नेता भी आए थे और सब ने पवार साहब को विश किया। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव साइन है, मे नॉट बी पॉलिटिकली बट एज फार एज कल्चर इज कंसर्न इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कल्चर के हिसाब से। पवार परिवार भी कमाल का है। जब ये लगता है कि परिवार टूट गया, राजनीति के कारण रिश्तों में दरार आ गई, अब ये कभी एक नहीं हो पाएंगे, उसके थोड़े दिन बाद सारा परिवार एक साथ नजर आता है, हंसता खिलता दिखाई देता है। परंपरा की बात होती है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। जब लोगों को लगता है कि परिवार एक है, सब साथ साथ हैं, राजनीतिक राइवलरी का रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ता, उसके कुछ ही दिन बाद चाचा भतीजा अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, पार्टी तोड़ देते हैं, एक दूसरे को खत्म करने की कसम खाते हैं। इसमें परिवार के बच्चों को भी शामिल कर लिया जाता है। इसलिए यह परिवार कब एक हो जाएगा, कब अलग हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। पवार परिवार की माया सिर्फ भगवान जानते हैं। अब से थोड़ी देर पहले यह बात कंफर्म हो गई कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी। नई दिल्ली की सीट पर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, दिल्ली में उनकी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा और आज कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। सीलमपुर सीट से कांग्रेस ने अब्दुल रहमान को टिकट दिया है, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। शीला दीक्षित की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हारून यूसुफ को बल्ली मारान से टिकट दिया गया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बादली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि आदर्श शास्त्री को द्वारका से और जय किशन को सुल्तानपुर माजरा से टिकट दिया गया है। आज की एक और बड़ी खबर है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लोकसभा में खड़े होकर अपनी गलती मानी। कहा वो रोड एक्सीडेंट्स के मामले में फेल हो गए, रोड एक्सीडेंट्स कम नहीं कर पाए, 2024 तक एक्सीडेंट्स में 50% कमी करने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा, सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर अपने 11 साल के कार्यकाल में रोड एक्सीडेंट ऐसा मसला रहा है जिसमें वो पूरी तरह से असफल रहे, क्योंकि उनके कार्यकाल में रोड एक्सीडेंट घटने के बजाय और बढ़ गए। आज दुनिया में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं। हर साल 1,78,000 लोग रोड एक्सीडेंट में जान गंवाते हैं। एक्सीडेंट के शिकार लोगों में ज्यादातर 18 से 34 साल के नौजवान होते हैं। गडकरी ने कहा, जब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो इन फिगर्स की वजह से उन्हें बहुत शर्म आती है, मुंह छुपाना पड़ता है। गडकरी ने कहा, देश में रोड एक्सीडेंट्स तब तक कम नहीं हो सकते जब तक लोग इसको लेकर गंभीर नहीं होंगे, कानून का सम्मान नहीं करेंगे, सोसाइटी की सोच में बदलाव नहीं आ पाएगा। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। मैं इसलिए संवेदनशील हूँ कि मैं एक एक्सीडेंट का भुक्तभोगी हूँ। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, विधानमंडल में, और पुलिस प्रोटेक्शन में
पुलिस की सायरन वाली कार के साथ मेरे ड्राइवर को कैटरैक्ट था। मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी पूरे ट्रक के नीचे चले गए। वो टायर के कारण जो पीछे लटकता है उसके कारण जान बची है और मैंने 2 साल में हॉस्पिटल में था। तो मैं इसके प्रति तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ, पर दुर्भाग्यवश बहुत कोशिश करने के बाद भी जो कम ही है तो हुई नहीं, उल्टी बढ़ी है। नितिन गडकरी ने कहा कि वो रोड एक्सीडेंट रोकने में फेल हो गए, पर यह फेलियर नितिन गडकरी का नहीं है। यह फेलियर उस फितरत का है जहां ड्राइवर रूल फॉलो नहीं करते, जहां ड्राइवर की आईसाइट परफेक्ट नहीं होती, जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में सख्ती नहीं होती, जहां लोग रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने को बहादुरी मानते हैं, जहां लोग हाईवे पर ट्रॉली ट्रैक्टर लेकर बीच में घुस जाते हैं। और यह पूरे देश में होता है, हर हाईवे पर होता है। नितिन गडकरी ने जिस स्पीड से हाईवेज का निर्माण किया है, जिस क्वालिटी की सड़कें बनाई हैं, उसकी तारीफ सब करते हैं। लेकिन सिर्फ तारीफ करना काफी नहीं है। रोड एक्सीडेंट रोकने के अभियान में सबको नितिन गडकरी का साथ देना चाहिए। यह काम किसी अकेले व्यक्ति, किसी एक मंत्रालय के बस का नहीं है, इसमें सबको साथ देना होगा।